अंडर सेक्रेटरी के तौर पे मुझे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्शन का चार्ज दिया गया। मेरे फरिश्तों को भी इल्म ना था कि तिजारत किसे कहते हैं। बंदर रोड पर एक कबाड़ी की दुकान से मैंने एक इंटरनेशनल डायरेक्टरी और एक सेकंड हैंड अटलस ख़रीदा और अल्लाह का नाम लेके अपना काम शुरू कर दिया। काम करने के लिए मुझे एक छोटा सा केबिन मिला हुआ था। पहले रोज़ इसमें फ़कत एक मेज़ थी, दूसरे रोज़ एक कुर्सी भी मिल गई। वज़ीर तारीम मौलवी फजलुर रहमान ने दबे अल्फाज में तजवीज़ पेश की कि अगर इस इम्पोर्ट का कुछ हिस्सा ढाका के लिए भी मखसूस कर दिया जाए तो मुनासिब होगा। इस तजवीज़ पर बड़ी हंसी उड़ाई गई। किसी ने कहा ढाके में कई ख़ास तामीरी काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर सैनिटरी सामान भेजने की कोई तुक नहीं है। एक साहब ने मजाक ही मजाक में ये भपटी उड़ाई कि बंगाली लोग तो केले के गाछ की ऊँट में बैठकर रफ़े हाजत करने के आदी हैं। वो अभी से कमोड और वॉश बेसन लेकर क्या करेंगे। वजारत तिजारत में काम करते हुए मुझे मुश्किल से 1 महीना हुआ था कि जम्मू और कश्मीर में आज़ादी की लहर उठी और इसके साथ ही महाराजा हरी सिंह की क़यादत में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। सितंबर 1947 में जब मैं कराची पहुंचा तो चारों तरफ से लुटे पुटे कटे पठे महाजरीन का एक सैलाब अजीम पाकिस्तान में उमड़ा चला आ रहा था। रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख़ बहुत पुरानी है। इसके 4000 साल के कसस और रिवायात का कुछ हिस्सा राज तरंगी की क्लासिकल संस्कृत में दर्ज है। हम किसी बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे मसले कश्मीर का जिक्र तक कर बैठें तो भारत को पाकिस्तान की सरहदों पर जंग के बादल मंडलाते हुए नज़र आते हैं और कश्मीर का नाम लेना हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल देने के मुतरादिफ हो गया है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। 2 अमेरिकी आपस में बात कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से सिर्फ एक काम की बात मेरे पल्लू पड़ी, वो ये कि अमेरिका पाकिस्तान को गंदम की इमदाद दे रहा है। जब ये गंदम कराची पहुंचेगी तो जिन ऊँट गाड़ियों पर लाद कर बंदरगाह से निकाली जाएगी, इन ऊँटों के गले में थैंक यू अमेरिका की तख्तियाँ आवेज़ा की जाएंगी। जुलाई 1947 का एक वाक़या है जब कायद आज़म अलालत की वजह से इलाज और आराम के लिए ज़ियारत में तशरीफ़ रखते थे। मिस फातिमा जिन्ना ने लिखा कि जुलाई के आखिर में एक रोज़ वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान और सेक्रेटरी जनरल मिस्टर मोहम्मद अली अचानक ज़ियारत पहुँच गए। उनके आने की पहले से कोई इत्तला न थी। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि कायद आज़म की सेहत के मुतालिक उनकी तशख़ीस क्या है। डॉक्टर ने कहा कि उसे सिर्फ मिस फातिमा जिन्ना ने यहाँ बुलाया है, इसलिए वो अपने मरीज़ के मुतालिक कोई बात सिर्फ उन्हीं को बता सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कायद आज़म की सेहत के मुतालिक मुतफ़क्किर हूँ। जब मिस फातिमा जिन्ना ने कायद आज़म को वज़ीर आज़म की आमद की इत्तला दी तो वो मुस्कुराए, फरमाया तुम जानते हो वो क्यों आए हैं? वो देखना चाहते हैं कि मेरी अदालत कितनी शदीद है, मैं कितने अरसे ज़िंदा रह सकता हूँ। तुम नीचे जाओ और प्राइम मिनिस्टर से कह दो कि मैं उन्हें अभी मिलूँगा। मिस जिन्ना ने इशरार किया, मैं आप ही के पास बैठूंगी और यहीं पे खाना खाऊंगी। नहीं, कायद आज़म ने फरमाया, ये मुनासिब नहीं, वो यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, जाओ और उनके साथ खाना खाओ। मिस फातिमा जिन्ना लिखती हैं कि खाना खाने की मेज़ पर उन्होंने वज़ीर आज़म को बड़े खुशगवार मूड में पाया। वो हंसी खुशी पर मजाक बातें करते रहे, जबकि मिस जिन्ना का दिल अपने भाई के लिए खौफ से काँप रहा था, जो ऊपर की मंजिल में बिस्तर अदालत पर अकेले पड़े थे। वाक़े के 2-2.5 हफ्ते बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी की पहली सालगिरह थी। अपनी कमज़ोरी सेहत के बावजूद यौम पाकिस्तान पे कायद आज़म ने कौम के नाम बड़ा वलवला अंगेज़ पैगाम जारी किया। कायद आज़म की वफ़ात के बाद मोहतरमा मिस फातिमा जिन्ना और हुकूमत के दरमियान सदमोहरी का गुबार छाया रहा। कायद की 2 बरसियाँ आईं और गुजर गईं। दोनों बार मिस जिन्ना ने बरसी के मौके पर कौम से खिताब करने से इनकार कर दिया। रावलपिंडी के एक जलसे में गोली चली और उसने पाकिस्तान की क़यादत को सियासत की शाहराह से मोड़ कर मौका परस्ती, इब्नुल वक्ती, ज़माना साजी, ताला आजमाई और मुहिम जोई के ऐसे खारजार में डाल दिया जहाँ ज़ाती ख्वाहिशात कौमी ज़रूरत और ज़ाती मफाद कौमी मफाद के मुतरादिफ बनती चली गई। कायद मिल्लत लियाक़त अली ख़ान ने जाम शहादत नोश करके तब ताप
जावेदाना का सिला पाया। जलसे गांव में रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट पुलिस नजफ खान ने अपने सिपाहियों को ललकार के हुक्म दिया कि गोली चलाने वाले कातिल को फौरन मार डालो। सैयद अकबर भी गोली का निशाना बन के वहीं ढेर हो गया। इसके साथ वो राज भी दफन हो गया कि वो रावलपिंडी क्यों आया। हर तरह की सिक्योरिटी के बावजूद जलसे की अगली सफ़ों तक कैसे रसाई हासिल की, किसी गैबी ताकत या रूहानी या शैतानी या इंसानी इशारे ने उसकी उंगली पिस्तौल की लबलबी पर रख कर दबा दी। खान लियाकत अली खान की शहादत ने पाकिस्तान से उसका पहले वज़ीर आज़म ही नहीं छीना, बल्कि हमें एक नहायत बुलंद पाया मुदब्बिर, सियासतदान और इंतज़ामी काबिलियत के रहनुमा से भी महरूम कर दिया। कायद आज़म की वफ़ात के बाद पाकिस्तान की क़यादत का सारा बोझ लियाकत अली ख़ान साहब के कंधों पर आ ही पड़ा था। ज़माने में पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ा और सारी दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क समझा जाता था। उसकी इस अहमियत के पेश नज़र रूस ने वज़ीर आज़म और बेगम राना लियाकत अली ख़ान को रूस का दौरा करने की दावत दी। ये दावतनामा मिलना था कि भारतीय सफ़ों में खलबली मच गई। भारत खुद रूस से पींगे बढ़ाने का जतन कर रहा था। उन्होंने रूसियों के कान भरना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान खुद तो रूस का दावतनामा कबूल ना करेगा, बल्कि उसे उछाल के अमेरिका की नज़र में अपनी कदर व कीमत बढ़ाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की नज़र में ये दावतनामा बुरी तरह खटकने लगा। पाकिस्तान में हर सतह पर ऐसे अफसरों की कमी ना थी जो मगरबी तहजीब के ज़हनी ग़ुलाम थे। सियासी आज़ादी ने उनके दिलो दिमाग को मगरबी परस्ती के एहसास कमतरी से निजात नहीं दी थी। उनके क़ुलूब पर ग़ुलामी के दूर की रिवायात और इक़दार बर्फ़ की सीलों की तरह जमी हुई थी। कायदे मिल्लत की शहादत के साथ ये सवाल उभरा कि नया वज़ीर आज़म कौन होगा। एक ख़बर यह गर्म थी कि शायद यकुर्रा सरदार अब्दुल रब निश्तर के नाम निकले, लेकिन अभी पाकिस्तान की किस्मत में आजमाइश की जगह आजमाइश लिखी थी। इसलिए हुक्मरानी का माल गनीमत बांटने वालों ने वज़ीर आज़म का ओहदा तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को सौंपा और गवर्नर जनरल की कुर्सी पर ग़ुलाम मोहम्मद बैठ गए। मेरी एक मुलाकात एक बुज़ुर्ग सिफत और नेक दिल इंसान से थी। वो बोले, इंसाफ की रस्सी हाथ से मत छोड़ो, ये बात हरगिज़ ना भूलो कि क़यामत बहुत करीब है और हर शख्स खुदा ताला की बारगाह में अपने अमाल का जवाबदेह होगा। जंग का एक जाना पहचाना अदीब और सहाफ़ी बिलाल ज़ुबैरी मुझे मिलने आया। बातों बातों में उसने बताया कि लाहौर में सादत हसन मंटो इतना शदीद बीमार है कि जान के लाले पड़े हुए हैं। मंटो से मेरी काफ़ी पुरानी साहिब सलामत थी। चंद रोज़ बाद में लाहौर में मैं उससे मिलने गया। बेगम मिंटो ने बताया कि जिगर में ख़राबी है, दवाएं काम नहीं करती क्योंकि वो पीने पिलाने से परहेज़ नहीं करते। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर वो कुछ अरसे शराब को मुंह ना लगाएं तो शायद हमारा इलाज भी कारगर साबित होने लगे। मैंने बेगम मिंटो से इजाज़त ली और बहला फुसला के मिंटो को अपने साथ झंग ले आया। 2-3 दिन वो बड़ा खुश रहा। मेरे साथ शहर से निकल कर देहाती माहौल में घूमता फिरता, कहीं कहीं चलते हुए रेत पर नहा भी लेता। लेकिन चौथे रोज़ उसका मूड बिगड़ गया। झुंझला के कहने लगा, ये घर है या हवालात? ना कोई दोस्त है, ना कोई मेल मुलाकाती, ना कोई रौनक, ना कोई महफिल। तौबा तौबा, क्या बेहुदा जगह है। शाम को जब मैं दफ्तर से वापस आया तो उसका कमरा खाली पड़ा था। रोम में अशफाक अहमद वहाँ की यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाते थे और रेडियो रोम में उर्दू का प्रोग्राम भी किया करते। दिनों अशफाक के पास एक स्कूटर होता था। इस पर बिठा कर उसने मुझे रोम दिखाने का प्रोग्राम बनाया। हम थोड़ी सी दूर ही गए थे कि अशफाक ने पूछा, हमें स्कूटर पर बैठ के रवाना हुए 3 मिनट हो गए। हाँ हो गए, मैंने घड़ी देख कर कहा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि खैरियत से हैं, अशफाक ने कहा। रोम की सड़कों पर हर 3 मिनट में ट्रैफिक का एक हादसा होता है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न वालों ने बताया कि मेरी पोस्टिंग सूबे पंजाब के डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के तौर पर कर दी गई है। वहाँ के वज़ीर आला मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून थे। मैंने कहा कि मैं इस काम के लिए मौजू नहीं हूँ, लेकिन वो टस से मस न हुए और कहने लगे, इस पोस्ट पे आने के लिए बहुत से लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो पैसे ना। 27 अक्टूबर 1954 को मैं एक मीटिंग के सिलसिले में लाहौर से कराची गया हुआ था। मीटिंग शुरू होते ही टेलीफोन आया। कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर अजीज़ अहमद मुझे अपने दफ्तर में बुला रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने कहा, गवर्नर जनरल मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम अभी गवर्नर जनरल हाउस चले जाओ।
उन्होंने आपको सेक्रेटरी टू गवर्नर जनरल की पोस्ट के लिए मुंतखब किया है। इस नाजुक ज़माने में ये बड़ी अहम जिम्मेदारी थी। यह सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। साफ इनकार करना तो मुश्किल था, इसलिए मैंने एक अज़र पेश किया। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा तो चीफ मिनिस्टर ने आंख मार के मुझे चुप करा दिया। इस तरह सरबराह ममलिकत से मेरा पहला इंटरव्यू ख़त्म हुआ और मैं अगले 9 बरस के लिए इस बैतुल जिन में मुकीद हो गया। मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद के किरदार में किसी किस्म की कोई आइडियलिज़म ना थी। उनके मकासद में अव्वलियत का शर्फ हव्वस इक़्तिदार को हासिल था। अपने मकासद के हुसूल के लिए वो खुद गर्जी, खुद सरी, हर धर्मी, धांधली, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते थे। जिन लोगों ने उनके साथ वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान की काबीना में काम किया था, उन पर मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद के किरदार के ये सब पहलू रोज़ रोशन की तरह आया थे। ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी जब उन्हें बिस्तर अदालत से उठाकर गवर्नर जनरल की कुर्सी पर बिठा दिया गया तो ये एक ऐसी गलती का इर्तिकाब था जिसका खमियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। ये मफलूज, माजूर और मगरूर शख्स ऐसी मिट्टी से बना हुआ नहीं था कि गवर्नर जनरल के सुनहरी और आईने पिंजरे में बंद होकर सब्र शुक्र से बैठा रहे। 1.5 बरस के अंदर अंदर अप्रैल 1953 में उसने कलम की एक जुम्बिश से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को मुल्क की वजारत उज़्मा से मौकूफ़ कर दिया। ग़ुलाम मोहम्मद के इस आमराना अमल ने पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद को पहली बार नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद अपने सहारे चल फिर सकते थे, ना कुछ लिख सकते थे और ना ही उनकी बात कोई आसानी से समझ सकता था। इन तमाम माजूरियों के बावजूद उन्होंने मुल्क भर में हंगामी हालात का ऐलान किस बरते पे किया। फील्ड मार्शल अयूब खान ने अपनी किताब जिस रिश्त से आती हो परवाज़ में कोताही में लिखा है कि हंगामी हालात का ऐलान होने से पहले वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली और इस्कंदर मिर्ज़ा के साथ अमेरिका गए हुए थे। वहाँ पर वज़ीर आज़म को गवर्नर जनरल का पैगाम मिला कि फ़ौरन वापस आओ। फिर ग़ुलाम मोहम्मद ने कहा, ग़ुलाम मोहम्मद फ़लाँ फ़लाँ वजूह की बिना पर फ़लाँ फ़लाँ इख्तियारात जनरल अयूब खान को सौंपता है और उन्हें हुक्म देता है कि वह 3 महीने के अंदर आइन तैयार करें। मैंने इस कागज़ पर नज़र डाली, दिल में कहा, खुदा आपसे समझे, पिछले 8 बरस तो आपको होश ना आया और अब चाहते हैं कि मैं 3 महीने में दस्तूर बना के पेश करूँ। खान ने मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद को ऐसी कोई वार्निंग ना दी, बल्कि इसके बरक्स जब हंगामी हालात का ऐलान हुआ और असम्बली की बरतरफी के बाद नई काबीना बनी तो अयूब खान ने कमांडर चीफ के अहदे के साथ साथ इसमें वज़ीर दिफा का मनसब भी कबूल कर लिया। इस्कंदर मिर्ज़ा इस नई काबीना में वज़ीर दाखिला मुकर्रर हुए। इन दोनों हजरात की रिफ़ाकत मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद के लिए बड़ी ज़बरदस्त पुष्पनाई थी और गालिबन यही वो शय थी जिसके ज़ोर पर उन्होंने इतना बड़ा कदम भी उठाया था। इस्कंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल की सेहत के बारे में हमने बड़ी तशवीशनाक खबरें सुनी हैं। हमारा ख्याल है कि अब उन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। जनरल अयूब खान, सवाल ये है, क्या वो रजामंदी से इस्तीफ़ा देने पर तैयार हो जाएंगे? मैं, खुशी से तो तैयार ना होंगे, लेकिन अगर उन्हें समझा दिया जाए कि इसके बग़ैर और कोई चारा नहीं तो शायद मान जाएं। चंद हफ्तों के अंदर अंदर पहले उन्होंने छुट्टी ली और फिर मुस्तफ़ी हो गए। मुझे हुक्म मिला कि उनकी तरफ से कौम के नाम एक पैगाम लिखूं और रेडियो से उसे ब्रॉडकास्ट भी करूं। ये बड़ा मुश्किल काम था। गवर्नर जनरल की हैसियत से मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद का दौर पाकिस्तान के लिए बदशगुनी का ज़माना था। सिकंदर मिर्ज़ा का उरूज व ज़वाल। उन्होंने अपने सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। वो मेरे कमरे में आए और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम इस जगह काम करते रहो। शुरू में उनके साथ काम करने में एक अजीब वाक़या पेश आया। अब तक हम लोग गवर्नर जनरल की गुफ्तगू आवाज़ सुनकर नहीं बल्कि होठों की हरकत देखकर समझने की कोशिश किया करते थे। अब मामला इसके बरक्स था। 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे ही नया गवर्नर जनरल कोई बात शुरू करता, मैं गैर इरादी तौर पर टकटकी बांध कर उनके होठों की तरफ देखना शुरू कर देता। वो समझते कि शायद उनके मुंह से कोई चीज़ चिपकी हुई है। वो फ़ौरन अपना रुमाल निकाल के मुंह साफ़ करना शुरू कर देते। जब कई बार यही वाक़या पेश आया तो मैंने उन्हें बड़ी साफ दिली से बताया कि ग़ुलाम मोहम्मद को हम होठों के ज़रिए समझने की कोशिश करते थे। ये सुनकर वह बहुत हंसे। सिकंदर मिर्ज़ा की इन पार्टियों से मुझे सिर्फ एक बार शमूलियत का मौका मिला। पार्टी के रंग से मुझे बड़ी बदमज़गी और कराहियत महसूस हुई। मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा के काम करने का तरीका बड़ा मुनज़्ज़म था। वह सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक जमकर दफ्तर में बैठे रहते। रोज़ की फ़ाइलें रोज़ ही निपटा दिया करते थे। इसके बाद शाम के वक्त
उन्होंने मुझे कभी सरकारी काम के लिए तलब नहीं किया।